नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ इस वक्त के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पश्चिम बंगाल में दूसरे दिन के प्रचार से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया हुगली नदी का भ्रमण। कहा, बंगालियों के दिल में गंगा का वास। अमित शाह ने कोलकाता में कहा, बंगाल ने तय कर लिया अपना भविष्य। दूसरे राजनीतिक दल भी सियासी संग्राम में उतरे, ताबड़तोड़ रैलियां जारी। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में पहले चरण के बाद जारी की पोस्ट पोल गाइडलाइंस। निगरानी कैमरा और वीडियो डेटा संभालने से जुड़े नए दिशा निर्देश होंगे लागू। सेक्टर अधिकारी की निगरानी में रखे जाएंगे कैमरे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आज। भारत के लोकतांत्रिक सफर में इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के 33 वर्ष हुए पूरे। पारदर्शी प्रौद्योगिकी में सक्षम पंचायतें अब सशक्त सेवाओं का केंद्र। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी। अमेरिका के पक्ष में होने पर ही ईरान के साथ समझौता संभव। तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीयों के लिए यात्रा न करने की जारी की एडवाइजरी। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात में हाई वोल्टेज भिड़ंत आज। टॉप 5 में वापसी करना चाहेगी गुजरात टाइटंस। अंक तालिका में अपनी स्थिति और मजबूत करने उतरेगी आरसीबी। और सभी समाचार विस्तार के साथ जानते हैं, लेकिन शुरुआत में सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पश्चिम बंगाल में हैं। वो लगातार बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक वीडियो साझा किया है। आपको बताते हैं ये वीडियो। तो बोट राइड की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में हैं और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए साझा भी की है। पश्चिम बंगाल बड़ी ही सुंदर दृश्यों का आनंद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रकृति के बीच, मां गंगा के बीच।
तो ये सुंदर तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि कोलकाता के प्रिंसेप घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे। यहां पर हुगली नदी में नाव की सवारी करते हुए प्रधानमंत्री यहां पर नजर आए और इसके साथ साथ मॉर्निंग वॉक करने के लिए जो लोग पहुंचते हैं उनसे प्रधानमंत्री ने मुलाकात भी की। हुगली और मां गंगा पश्चिम बंगाल की संस्कृति को आपस में जोड़ते हैं, लोकाचार का अभिन्न अंग है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे कोलकाता के प्रिंसेप घाट, जो कि बहुत मशहूर है, और प्रधानमंत्री ने यहां पर नाव में बैठकर सवारी भी की और इसके बाद यहां पर जो लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री ने उन लोगों से मुलाकात भी की। ये दृश्य आपको दिखा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जो कि आज कोलकाता के बहुत ही मशहूर प्रिंसेप घाट पर पहुंचे थे। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में 2 विजय संकल्प सभाओं को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले दमदम में विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद जादवपुर में भी एक चुनावी रैली करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज प्रेस वार्ता कर पश्चिम बंगाल की जनता का आभार व्यक्त किया। अमित शाह ने कहा कि बंगाल की जनता ने विधानसभा चुनाव के पहले चरण में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन्होंने कहा, डर से भरोसे की यात्रा बहुत अच्छी तरह शुरू हुई है, दूसरे चरण में भी ये यात्रा जारी रहेगी। बंगाल विधानसभा 2026 के चुनाव के प्रथम चरण में मतदान के सारे बंगाल के रिकॉर्ड तोड़ते हुए बंगाल की जनता ने अभूतपूर्व उत्साह और जोश के साथ बंगाल में परिवर्तन के लिए वोट डाला है। आप भय से भरोसे की ओर की एक यात्रा को बहुत अच्छे तरीके से शुरू किए हैं और दूसरे चरण के मतदाता भी भय से भरोसे की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। अमित शाह ने आगे कहा कि बंगाल के लोगों ने बदलाव के लिए पूरे उत्साह के साथ मतदान किया। बंगाल की जनता ने रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग से अपना भविष्य तय किया। उन्होंने 152 में से 110 सीटें जीतने का दावा किया। विकास की जो यात्रा चल रही है उसमें बंगाल के प्रथम चरण के मतदाताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल भी उसमें जुड़ने जा रहा है। 16 जिलों की 52 सीटों पर 92.98% मत ये निश्चित रूप से बताता है कि दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और आपको बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह 2 जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे और एक रोड शो भी करने वाले हैं। अमित शाह हिंगलगंज और उत्तरपाड़ा में चुनावी जनसभा करेंगे और शाम को जगत दल विधानसभा में रोड शो करेंगे।
तो एक तरफ बीजेपी लगातार धुआंधार प्रचार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य में सत्तारूढ़ टीएमसी और कांग्रेस ने भी ताकत झोंक रखी है। ममता बनर्जी लगातार डोर टू डोर प्रचार कर रही हैं। उनके साथ अभिषेक बनर्जी भी लगातार चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। पश्चिम बंगाल में कल हुए पहले चरण के चुनाव में रिकॉर्ड 92.88% मतदान हुआ। कल बंगाल में पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान हुआ। इस दौरान हिंसा, मतदाताओं को डराने धमकाने और उम्मीदवारों पर हमले के छिटपुट घटनाएं भी हुई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आजादी के बाद से पश्चिम बंगाल में दर्ज अब तक का सर्वाधिक मतदान प्रतिशत है। बंगाल की कूच बिहार और दक्षिण दिनाजपुर सीट पर 95% से अधिक मतदान और अलीपुरद्वार, बांकुरा, बीरभूम, जलपाईगुड़ी, झारग्राम, मालदा, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बर्धमान, पश्चिमी मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर, पुरुलिया और उत्तर दिनाजपुर सीटों पर 90% से ज्यादा मतदान हुआ है। आयोग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक राज्य में इससे पहले सबसे अधिक मतदान 2011 के विधानसभा चुनाव के दौरान 84.72% रहा था। ज्ञानेश कुमार ने बताया कि कल हुए मतदान में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक रही, जिसमें महिला मतदाताओं का प्रतिशत 92.69 रहा, जबकि पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 90.92 रहा। तीसरे लिंग के मतदाताओं का प्रतिशत 56.79 रहा। भारी मतदान पर दोनों प्रमुख प्रतिद्वंद्वी दलों द्वारा भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस द्वारा अपने पक्ष में निर्णायक जनादेश मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं तमिलनाडु में कल हुए चुनाव में रिकॉर्ड 85.15% मतदान हुआ। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों के लिए कल एक चरण में मतदान संपन्न कराया गया। इससे पहले का रिकॉर्ड 2011 में 78.29% था, जो इस बार टूट गया। पूरे राज्य की 234 सीटों पर वोट पड़े और करीब 5.73 करोड़ वोटर्स में से 85% से ज्यादा लोग घर से निकलकर वोट डालने गए। 2011 के बाद 2016 में वोटिंग घटकर 74.81% और 2021 में और घटकर 73.63% रह गई थी। यानी पिछले दो चुनाव में वोटिंग लगातार कम हो रही थी, लेकिन इस बार एकदम से 85% से ऊपर चली गई, जो एक बड़ा उछाल है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉक्टर एस संधू और डॉक्टर विवेक जोशी ने मतदान पर कड़ी नजर रखी, जिसे दोनों राज्यों के सभी मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग के जरिए सुनिश्चित किया गया। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के बाद एक नया दिशा निर्देश जारी किया है। मतदान संपन्न होने के बाद निगरानी कैमरा और वीडियो डेटा को संभालने के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों के तहत मतदान केंद्र के कैमरों में इस्तेमाल किए गए SD कार्ड को मतदान संपन्न होने के तुरंत बाद नहीं निकाला जा सकता है। इन कैमरों को सेक्टर अधिकारी की निगरानी में रखा जाना चाहिए। इन SD कार्ड्स को सहायक रिटर्निंग अधिकारी की उपस्थिति में नामित डेटा संग्रह और प्राप्ति केंद्र पर ही निकाला जा सकता है। मतदान के दौरान लिए गए सभी वीडियो फुटेज को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संरक्षित किया जाना चाहिए। मतदान दल या बूथ स्तरीय अधिकारी के सभी सदस्य कैमरा उपकरण को पूरी तरह हटाए जाने तक मतदान केंद्र पर उपस्थित रहेंगे। इस बीच दूसरे चरण के मतदान के लिए वेबकास्टिंग का ट्रायल आज सुबह 10 बजे शुरू हो गया। यह अभ्यास 3 चरण में संचालित किया जाएगा। 294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान कल संपन्न हो चुका है और दूसरे चरण का मतदान आगामी 29 अप्रैल को होना है और मतगणना 4 मई को होगी। वहीं चुनाव आयोग ने हिंगलगंज थाने के ऑफिसर इंचार्ज पर बड़ी कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने ओसी संदीप सरकार को निलंबित कर दिया है और साथ ही संदीप सरकार के खिलाफ विभागीय जांच के निर्देश भी दे दिए हैं। आपको बता दें कि संदीप सरकार पर पक्षपात के आरोप में कार्रवाई की गई है। चुनाव प्रचार में सभी पक्षों को समान अवसर न देने का आरोप इन पर लगा था। बता दें कि दूसरे चरण में उत्तर 24 परगना के हिंगलगंज विधानसभा क्षेत्र में मतदान होना है। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद,
हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे के आधुनिकीकरण पर अखबार में एक आलेख लिखा है। इसमें उन्होंने 2014 से लेकर अब तक पटरियों के नवीनीकरण, मशीनीकरण में वृद्धि, ट्रेनों की बढ़ती रफ्तार, सुरक्षा बाड़बंदी, ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और हादसों में कमी जैसे मुख्य बिंदुओं पर विचार साझा किए हैं। केंद्रीय मंत्री ने लिखा है कि 2014 से 55,000 किलोमीटर पटरियों का नवीनीकरण हुआ है। 44,000 किलोमीटर ट्रैक पर 260 मीटर लंबे रेल पैनल बिछे हैं। 80,000 किलोमीटर ट्रैक पर मजबूत पटरियां बिछाई गई हैं और ये सभी जो काम किए गए हैं, काम का जो विस्तार हुआ है, इससे सीधे सीधे रेल यात्रा करने वाले यात्रियों को लाभ पहुंचा है। रेल और वेल्ड टूटने की घटनाएं 90% तक घटी हैं। ट्रैक मशीनों की कुल संख्या 1,785 तक पहुंच चुकी है। मशीनों से गिट्टी साफ करना बहुत बेहतर हुआ है। जैसे आधुनिकीकरण किस तरह से किया जा रहा है, ये भी इस आलेख के माध्यम से रेल मंत्री ने स्पष्ट किया है। 17,500 किलोमीटर लंबे तेज रफ्तार मार्ग पर बाड़बंदी की गई है और साथ ही साथ सुगम यात्रा के लिए 36,000 नए मजबूत स्विच लगे हैं। बिना झटके गुजरने के लिए 7,500 विशेष क्रॉसिंग भी लगे हैं। पटरी मजबूत रखते हुए चौड़े भारी स्लीपर लगाए गए हैं, तो सुगम यात्रा के लिए 36,000 नए मजबूत स्विच लगाए गए हैं। रेलवे का आधुनिकीकरण लगातार किया जा रहा है, लगातार इस काम का विस्तार हो रहा है। कैसे तकनीक के साथ रेल आगे दौड़ रही है, ये साफ तौर पर दर्शा रहा है रेल मंत्री का आज का आलेख। पटरी मजबूत रखने के लिए चौड़े भारी स्लीपर लगाए गए हैं। 110 किलोमीटर रफ्तार सहने वाली पटरियों की संख्या 80% तक हो गई है। 130 किलोमीटर रफ्तार सहने वाली पटरियों की अगर हम बात करें तो यह आंकड़ा पहुंच चुका है 23% तक और बड़े रेल हादसों की कुल संख्या कम होकर 16 तक पहुंच गई है। ये संख्या घटी है, रेल हादसों में कमी आई है और हम देख रहे हैं कि तकनीक के साथ किस तरह से नई तकनीक के साथ रेल यात्रा को सुगम बनाया जा रहा है और भी आसान बनाया जा रहा है। रेलवे ने ऑनलाइन ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम भी शुरू किया है, जिससे यात्रियों को सीधे सीधे लाभ मिल रहा है और इस आधुनिकीकरण से यात्रा का समय सीधे तौर पर कम हुआ है और जिसका लाभ मिला है रेल से सफर करने वाले यात्रियों को। रेलवे नेटवर्क अब पहले से ज्यादा भरोसेमंद बना है। इसके साथ साथ 1 लाख किलोमीटर रेल ढांचे की सफल ग्राइंडिंग और साथ ही भारत में हर दिन 25,000 ट्रेनें चलाई जाती हैं और त्योहार के मौके पर हम देखते हैं कि विशेष ट्रेनें भी चलाई जाती है ताकि रेल से सफ़र करने वाले यात्रियों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, उनका सफ़र और भी आसान हो, समय पर वो अपने गंतव्य तक पहुंच पाएँ। रोज़ाना 2 करोड़ से अधिक यात्री रेल के माध्यम से सफ़र करते हैं, यात्रा तय करते हैं। भारत का कुल रेल नेटवर्क की अगर हम बात करें तो ये 1,37,000 किलोमीटर है। तो लगातार विस्तार हो रहा है रेल क्षेत्र का और आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने आलेख के माध्यम से बताया कि किस तरह से रेल क्षेत्र में आधुनिकीकरण को विस्तार दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है और इस अवसर पर सभी मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध किया गया है कि वो अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर NPRD 2026 संदेश का सक्रिय रूप से प्रचार प्रसार इस हैशटैग के माध्यम से करें। और साथ ही ये भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पंचायती राज संस्थाएं जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले सशक्त माध्यमों के रूप में उभरी है, जो सशक्त, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी सक्षम है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस और इस मौके पर सभी मंत्रालयों, विभागों से खास तौर पर अनुरोध किया गया है कि हैशटैग के माध्यम से NPRD 2026 संदेश का प्रचार किया जाए। पंचायती राज संस्थाओं से किस तरह से बदलाव हो रहा है, ये देश के लोगों के सामने रखा जाए। कैसे पंचायत व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया गया है, पंचायती राज संस्थाओं में बदलाव हो रहा है, पंचायती राज संस्थाएं सशक्त हुई हैं, पारदर्शिता यहाँ पर आई है और प्रौद्योगिकी में भी पूरी तरह से सक्षम होती हुई नजर आई है। पंचायतें अब सेवाओं का केंद्र बनी है। पंचायतों से ग्रामीणों का समय भी बचता है।
यानी कि स्थानीय काम, पंचायत स्तर के जो काम होते हैं वो त्वरित होते हैं। लाइसेंस, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र आसानी से उन्हें उपलब्ध कराए जाते हैं। तो सशक्त पंचायत, सशक्त भारत की जब हम बात करते हैं तो करीब 25 लाख निर्वाचित जनप्रतिनिधि विकसित भारत की ओर लगातार प्रगतिशील हुए हैं। 2.7 लाख पंचायतों के माध्यम से विकसित भारत की ओर ये प्रगतिशील कदम बढ़ाए गए हैं। 12 लाख से ज्यादा निर्वाचित महिला प्रतिनिधि पूरी तरह से ग्रामीण परिदृश्य को बदल रही हैं और हम देख रहे हैं कि ये तस्वीर अब उजली उजली सी नजर आती है, चमकती हुई ये तस्वीर नजर आती है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने आज लखनऊ में उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाग लिया। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। इस दौरान कृषि मंत्री ने उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन की सराहना की। दूसरी रीजनल कॉन्फ्रेंस है, एक जयपुर में पहली हुई, ये दूसरी है यहां पे, और मुझे लग रहा है कि ये बहुत उपयोगी है। संबंधित राज्यों के सभी खेती से संबंधित प्रमुख अधिकारी आए हुए, और ये उत्तर क्षेत्र तो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। एक तरफ यहां पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य हैं जिनने हरित क्रांति की शुरुआत की थी, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है कि उत्तर प्रदेश तो देश में खाद्यान्न उत्पादन में आज नंबर 1 है। सबसे ज्यादा योगदान उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन में है। देश में अन्न भंडारों की बात करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज अन्न के भंडार भरे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार देश प्रगति के नए मानदंड तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज देश के बासमती की महक कनाडा से लेकर अमेरिका तक के लोगों को लुभा रही है। देश के अन्न के भंडार आज हमने भर के रखे हैं, दुनिया में कहीं से मंगाने की जरूरत नहीं। गेहूं, चावल में तो भारत उत्पादन में आज नंबर 1 है दुनिया में। अब हमने चीन को पीछे छोड़ दिया, चीन पीछे चला गया, भारत नंबर 1 पर आ गया। कभी हम PL480 गेहूं मंगाते थे अमेरिका से, लाल गेहूं, लेकिन मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने पहले 25 लाख मीट्रिक टन, अब और 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं निर्यात करने की अनुमति दी है कि दुनिया भर में भेजो। आज हमारे बासमती की महक कनाडा से लेकर अमेरिका तक के लोगों को लुभा रही है। भारत और न्यूजीलैंड 27 अप्रैल को मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। ये घोषणा न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने की है। दोनों देशों ने इस समझौते पर बातचीत पिछले साल 22 दिसंबर को पूरी कर ली थी, जिसका लक्ष्य अगले 5 सालों में आपसी व्यापार को $5 अरब तक दोगुना करना है। यह भारत द्वारा किए गए सबसे तेज व्यापार समझौतों में से एक है, जिसकी शुरुआत मार्च 2025 में हुई थी और केवल 9 महीनों में इसे पूरा कर लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लक्सन ने इस समझौते को मिलकर पेश किया और इसे व्यापक, संतुलित और भविष्य को ध्यान में रखने वाला बताया। एक अधिकारी के अनुसार इस समझौते से भारतीय वस्तुओं को न्यूजीलैंड के बाजार में बगैर शुल्क के प्रवेश मिल सकता है और अगले 15 वर्षों में करीब $20 अरब का निवेश आकर्षित हो सकता है। इससे पहले दिसंबर में लक्सन ने कहा था कि भारत के साथ ये समझौता अधिक नौकरियां, ज्यादा आय और निर्यात में बड़ी बढ़ोतरी लाएगा। उन्होंने इसे अपनी सरकार के पहले कार्यकाल में किया गया वादा पूरा होने जैसा बताया। उन्होंने ये भी कहा कि इससे न्यूजीलैंड के कारोबारियों के लिए भारत के 140 करोड़ उपभोक्ताओं का बड़ा बाजार खुल जाएगा। रुक करते अगली खबर का। भारतीय दूतावास ने नागरिकों को ईरान में यात्रा न करने की सलाह दी है। भारत और ईरान के बीच कुछ फ्लाइट शुरू होने की रिपोर्ट के बीच तेहरान में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि भारतीय नागरिक ईरान की यात्रा न करें, फिर वो वायु मार्ग से हो या फिर सड़क मार्ग से। दूतावास ने एडवाइजरी में कहा है कि क्षेत्र में जारी तनाव के चलते हवाई प्रतिबंध और परिचालन अनिश्चितता जारी है, जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें आगे दोहराया गया है कि ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिक दूतावास से समन्वय कर निर्धारित सीमा से देश छोड़ दें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए नंबर भी जारी किए हैं, जिस पर कॉल करके वो मदद ले सकते हैं।
रुक करते खेल की खबरों का। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। यह मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा, जबकि टॉस 7 बजे होगा। इस सीजन में आरसीबी 6 मैचों में 4 जीत और 2 हार के साथ पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर है। वहीं गुजरात टाइटंस 6 मैचों में 3 जीत और 3 हार के साथ छठे स्थान पर। टूर्नामेंट में दोनों टीमों के बीच अब तक कांटे की टक्कर देखने को मिली है। आईपीएल में आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच 6 मुकाबले खेले गए हैं। दोनों टीमों ने 3-3 मैच जीते हैं। दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। आरसीबी जीत के साथ अंक तालिका में अपनी स्थिति और भी मजबूत करना चाहेगी, तो वहीं गुजरात भी इस मुकाबले को जीतकर टॉप 5 में वापसी करने की पुरजोर कोशिश करेगी। समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।